साथ ही हमने कर्नाटक के युद्ध के विषय में चर्चा की थी। आज इस पाठ के दूसरे भाग में हम जानेंगे कि ब्रिटिश कंपनी और भारतीय राजाओं के बीच में कौन कौन सी संधि हुई, किस प्रकार उनके बीच में संधि हुई, ये आज हम जानेंगे। साथ ही आज हम प्लासी के युद्ध और बक्सर के युद्ध के विषय में जानेंगे कि ये युद्ध किन किन के बीच हुए और इन युद्धों का क्या परिणाम रहा। आज का पाठ शुरू करने से पहले हम एक बार भाग 1 में पढ़ी गई जानकारियों को दोहरा लेते हैं, जिससे वो सभी आपको अच्छी तरह ध्यान आ जाए और आप आज के पाठ को भी अच्छी तरह समझ सकें। तो आइए देखें हमने भाग 1 में क्या क्या सीखा था। भाग 1 में हमने जाना था कि भारत में अंग्रेजों का आगमन किस प्रकार हुआ, वो किस उद्देश्य से भारत आए थे। अंग्रेज भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे। जैसे अन्य यूरोपीय जैसे पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी भारत में व्यापार के उद्देश्य से आए थे, उसी प्रकार अंग्रेजी कंपनियां भी भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आई थीं। लेकिन जब वो भारत में व्यापार करने लगी तब उन्होंने देखा कि भारत में व्यापार करने के लिए परिस्थितियां बहुत अच्छी हैं और यहाँ पर प्राकृतिक संसाधन भी बहुत अच्छे हैं। इसलिए वो भारत में अपने राज्य को स्थापित करने के लिए सोचने लगे। वे चाहते थे कि वे भारत को अपना उपनिवेश राज्य बना लें और भारत के प्रत्येक संसाधन का प्रयोग अपने देश की उन्नति के लिए करें, जिससे उनके इंग्लैंड देश की उन्नति हो जाए। इसको करने के लिए उन्होंने बहुत से तरीके अपनाए और भारत को अपना उपनिवेश राज्य बनाने की कोशिश करने लगे। उस समय भारत में व्यापार करने के लिए अन्य यूरोपीय कंपनियां भी प्रयास कर रही थीं। भारत के व्यापार पर कब्जा करने के लिए अंग्रेजी कंपनी और फ्रांसीसी कंपनी में बहुत सालों तक लड़ाई होती रही। ये लड़ाइयां कई वर्षों तक चलती रहीं। इस बीच भारत में स्थिति ये थी कि मुगल बादशाह का शासन केवल नाम मात्र का रह गया था। यहाँ पर क्षेत्रीय शासक और छोटे छोटे नवाब, राजा अपना अपना शासन चला रहे थे। वे अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर रहे थे और वे अपने राज्य को बढ़ाना चाहते थे। साथ ही उनके बीच में उत्तराधिकार के लिए भी युद्ध हुआ करते थे। ये क्षेत्रीय शासक और नवाब अपनी आपस की लड़ाई में इन यूरोपीय सेनाओं की मदद लेना चाहते थे, क्योंकि उस समय यूरोपीय सेना भारतीय सेनाओं से बहुत बेहतर स्थिति में थी। जब वो उनसे मदद लेते थे तो उसके बदले में वो अंग्रेजी कंपनियों और यूरोपीय कंपनियों को बहुत सा धन, जागीर, यहाँ तक कि राज्य में हिस्सा भी दे देते थे। इस प्रकार भारतीय राजा कंपनी को बहुत सारी भेंट देते थे। भारत में व्यापार को एक छत्र राज्य करने के लिए अंग्रेजी कंपनी और फ्रांसीसी कंपनी में कर्नाटक में 3 बार युद्ध हुआ और अंत में 1760 ईस्वी में वांडीवाश के युद्ध में फ्रांसीसी कंपनी अंग्रेजी कंपनी से परास्त हो गई और फिर वो केवल भारत में व्यापारिक कार्यों तक ही सीमित रह गई। और इस तरह से अंग्रेजी कंपनी ने भारत में अपने राज्य को स्थापित करने के लिए शुरुआत कर दी थी। आइए अब हम ये जानें कि आज के इस दूसरे भाग में हम किन किन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। आज हम ये जानेंगे कि राजाओं और नवाबों को अंग्रेजों से खतरा क्यों लगने लग गया था। क्योंकि ब्रिटिश कंपनी भारत में अपने राज्य को स्थापित कर रही थी, इसलिए राजाओं और नवाबों को अंग्रेजों से खतरा लगने लग गया था। ब्रिटिश कंपनी हर तरह से राज्यों का फायदा उठा रही थी। हर तरह से वो राज्यों में अपना व्यापार बढ़ा रही थी और राज्यों का पूरा पूरा फायदा अपने लिए उठा रही थी। यहाँ पर राजाओं और नवाबों की अंग्रेजों से कई प्रकार की संधियां हुई, जिसमें हम आज अलीनगर की संधि के बारे में जानेंगे कि ये संधि किन किन के बीच हुई। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि मीर जाफर ने किस प्रकार अपने राजा के प्रति विश्वासघात किया और प्लासी का युद्ध क्यों हुआ और इसका क्या परिणाम रहा। मीर कासिम किस प्रकार शासक बना और बक्सर का युद्ध क्यों हुआ, बक्सर के युद्ध का क्या परिणाम हुआ, ये भी हम जानेंगे। इलाहाबाद की प्रथम और द्वितीय संधि के विषय में भी हम चर्चा करेंगे कि ये संधि किन किन के बीच हुई और इनमें कौन कौन सी शर्तें रखी गई थी। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि अंग्रेजों के व्यापार करने के लिए भारत में कौन कौन सी चीजें महत्वपूर्ण थीं। तो आइए आज की कक्षा शुरू करते हैं। आप सभी बहुत ध्यान से पूरी कक्षा को समझिएगा। बच्चों, हमने चर्चा करी कि भारतीय नवाब यूरोपीय सेना की मदद लेते थे
और जब वो उनसे मदद लेते थे तो उसके बदले में बहुत सारा धन, जागीर और अपने राज्य का हिस्सा उन्हें देते थे। इस प्रकार कंपनी को भेंट देने और उनकी सेना का खर्चा उठाने में भारतीय राजाओं को बहुत सा धन खर्च करना पड़ता था। इससे उन पर बहुत बोझ पड़ता था और उनका राजकोष खत्म होता जा रहा था। राजा व नवाब व्यापार के खिलाफ नहीं थे। वो ये नहीं चाहते थे कि अंग्रेजी कंपनियां व्यापार न करें, परंतु वो इस बात के पूरी तरह खिलाफ थे कि अंग्रेजी कंपनियां उनके राज्य में अपनी सेना रखें, क्योंकि अंग्रेजी सेना जो व्यापार करती थी वो सैन्य बल के आधार पर करती थी और जोर जबरदस्ती करती थी। इस चीज का भारतीय राजा विरोध करना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि अंग्रेजी सेनाएं उनके राज्य में अपनी ताकत बढ़ाएं। इसलिए भारतीय राजाओं को अपने राज्य में किसी दूसरे देश की सेना का रहना खतरनाक लगता था। अंग्रेजी सेना उनके राज्य में किले बनाती थी, वहां पर किलेबंदी करती थी और अपने सशस्त्र सैनिक वहां पर रखती थी। ये सशस्त्र सैनिक व्यापार में सहयोग करने के साथ साथ वहां की जनता पर अपनी धाक जमाते थे और ये चीजें भारतीय नवाबों और राजाओं को अच्छी नहीं लगती थी। भारतीय राजा इस चीज का विरोध करना चाहते थे। राजा और नवाब कंपनी की सैनिक ताकत पर रोक लगाना चाहते थे और जब वो रोक नहीं लगा पाते थे और तब उन्हें वो खतरा महसूस होता था कि अंग्रेजी कंपनी हमारे अपने राज्य में अपनी सैनिक शक्ति दिखा रही है और हमारी जनता पर अपनी सैन्य शक्ति की धाक जमा रही है। इसीलिए राजाओं और नवाबों को अंग्रेजों से धीरे धीरे खतरा महसूस होने लगा। ब्रिटिश कंपनी अपने सभी इस तरह के राज्यों में अपने व्यापार को बढ़ाती जा रही थी। कंपनी का व्यापार राज्यों में जब बढ़ रहा था तो कंपनी के व्यापारी उसी में अपना निजी व्यापार भी चला रहे थे। कंपनी के व्यापारी अपने निजी सामान को कंपनी का सामान बताकर कर से छूट ले लेते थे। इस तरह से होता ये था कि कंपनी के सामान पर तो छूट होती ही थी, साथ ही साथ कंपनी के जो अफसर और व्यापारी अपना निजी सामान बेचते थे उस पर भी उन्हें कर से छूट मिल जाती थी। इस तरह कंपनी तो धनवान हो ही रही थी, साथ ही साथ जो निजी अफसर और व्यापारी यहाँ पर व्यापार करते थे वो भी बहुत सारा धन लेकर भारत से लौटते थे। कई भारतीय व्यापारी और सेठ भी उनकी मदद करते थे। वो भी अपना सामान कंपनी का सामान बताकर कर में छूट प्राप्त कर लेते थे। इस तरह से एक तरह कंपनी की आड़ में राज्यों में लूटपाट और धोखाधड़ी हो रही थी। पूरी तरह से आर्थिक लूटपाट कंपनी कर रही थी। साथ ही साथ कुछ अपने व्यापारी, भारतीय व्यापारी भी उनका साथ दे रहे थे। कंपनी कारीगरों से बहुत कम कीमत पर सामान खरीदती थी, क्योंकि कंपनी के पास सैन्य शक्ति बहुत थी। इसलिए वो जोर जबरदस्ती करके भारत के जो व्यापारी थे उनसे उनका सामान बहुत कम कीमत पर खरीद लेते थे। साथ ही जो इलाके कंपनी को भेंट में मिले थे वहां पर वो अपना शासन चलाते थे और वहां के लोगों से बहुत ज्यादा लगान वसूल करते थे। वहां के किसान, बुनकर, दस्तकार सभी वहां पर दुखी हो चुके थे और उनका आर्थिक शोषण हो रहा था। जब राजा इन सब बातों का विरोध करते तो अंग्रेज उनसे लड़ पड़ते थे। हर समय अगर कोई भी राजा उनका विरोध करता तो हर समय अंग्रेजी सेना उनसे लड़ने को तैयार रहती। वो ये चाहते थे कि अंग्रेज जो हैं किसी भी तरह से यहाँ पर व्यापार में उनको पूरी तरह सहूलियतें ना मिलने पाए, लेकिन अंग्रेज व्यापारी पूरी तरह से उन चीजों का फायदा उठा रहे थे और वहां पर अपने व्यापार को बढ़ाते जा रहे थे। इस समय बंगाल में अली वर्दी खां नवाब थे। 1756 ईस्वी में अली वर्दी खां की मृत्यु हो गई और उनके उत्तराधिकारी के रूप में उनका पौत्र सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। बंगाल का नवाब बनते ही उसे घरेलू और बाहरी शत्रुओं का सामना करना पड़ा। इस समय तक यूरोपीय कंपनियां शाही फरमान द्वारा दी गई व्यापारिक सुविधाओं का बहुत फायदा उठा रही थी। इस पूरे जो उनका विरोध करने वाले थे वो लोग इस फिराक में रहते थे कि किस तरह से बंगाल के नवाब को हटाकर हम अपना शासन कर सकें। अंग्रेजी कंपनी तो इस फिराक में थी कि कैसे वो उनके विरोधियों से मिल जाए और वहां पर बंगाल के नवाब को हटाकर अपना शासन स्थापित कर ले। ये सभी कंपनियां जितनी भी व्यापारिक सुविधाएं, कर में छूट उनको मिली हुई थी, उनका बहुत दुरुपयोग कर रही थी। कंपनी धीरे धीरे कोलकाता, जिसे पहले कलकत्ता कहा जाता था, वहां पर अपने
किले और बस्तियां बना रही थी और इन किले और बस्तियों की किलेबंदी भी कर रही थी। सिराजुद्दौला को जब इन तैयारियों का पता चला तो उसने इसका विरोध किया और इन पर आदेश दिया कि इन सैन्य तैयारियों को तुरंत रोक दिया जाए। लेकिन अंग्रेजों ने इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपनी सैन्य तैयारियों को नहीं रोका। क्रुद्ध होकर नवाब ने कोलकाता पर आक्रमण करने की तैयारी करी और जब नवाब ने कोलकाता पर आक्रमण किया तो उसने अंग्रेजों को परास्त कर दिया। अंग्रेजों को परास्त करने की सूचना जब लॉर्ड क्लाइव को चेन्नई, जिसे उस समय मद्रास कहा जाता था, वहां पहुंची तो लॉर्ड क्लाइव अपने 9 सैनिक बेड़े के साथ कोलकाता आया और वहां पहुंचकर उसने कोलकाता पर पुनः अपना अधिकार कर लिया। इस पूरे क्रम में नवाब और अंग्रेजों के बीच 9 फरवरी 1757 ईस्वी को एक संधि हो गई, जिसे अलीनगर की संधि कहते हैं। इस संधि के अनुसार कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में बिना चुंगी दिए व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हो गया। इतने पर भी अंग्रेजी कंपनी संतुष्ट नहीं थी। लॉर्ड क्लाइव अलीनगर की संधि से संतुष्ट नहीं था। वो पूरे बंगाल में अपना साम्राज्य, अंग्रेजी साम्राज्य स्थापित करना चाहता था। उसने नवाब के विरोधियों से साठगांठ शुरू कर दी। नवाब का सेनापति मीर जाफर स्वयं बंगाल का नवाब बनना चाहता था। अंग्रेजों ने मीर जाफर से समझौता कर लिया और इस समझौते के तहत मीर जाफर को उन्होंने बंगाल का नवाब बनाने का आश्वासन दिया। मीर जाफर विश्वासघात करके अंग्रेजों से मिल गया और वो इस समझौते के लिए तैयार हो गया। मीर जाफर को अंग्रेजों ने बंगाल का नवाब बनाने का आश्वासन दिया तो मीर जाफर ने उनको वचन दिया कि जब वो नवाब बन जाएगा तो वो उन्हें बहुत सा धन और जागीर देगा। इस पूरे षड्यंत्र की जब योजना बन गई तो उसमें राय दुर्लभ, जगत सेठ और अमीचंद नाम के और व्यापारी भी शामिल हो गए, क्योंकि उनको इससे व्यापारिक लाभ होने वाला था। इन सब लोगों के शामिल होने के बाद और इस षड्यंत्र की योजना बनने के बाद लॉर्ड क्लाइव ने सिराजुद्दौला को एक कूटनीतिक पत्र लिखा और उस पत्र में उन्होंने लिखा कि आप संधि की शर्तों का उल्लंघन कर रहे हैं और जब आप इन संधि की शर्तों का उल्लंघन कर रहे हैं तो हम आपके ऊपर आक्रमण कर देंगे। संधि के उल्लंघन हेतु उसे दंडित करने के लिए क्लाइव एक बड़ी सेना लेकर बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद की ओर चल पड़ा। जब नवाब को अंग्रेजों की सेना के आने की सूचना मिली तो वह भी उनका विरोध करने के लिए अपनी सेना के साथ आगे बढ़ा और प्लासी के मैदान में 1757 ईस्वी में सिराजुद्दौला की सेना और क्लाइव की सेना आमने सामने हुई। भीषण घमासान युद्ध हुआ। लेकिन उस समय जब ये युद्ध हो रहा था तब नवाब ने मीर जाफर को सेनापति होने के नाते उससे कहा कि आप आक्रमण की पहल करिए और उन्होंने आक्रमण की पहल करने का कोई कदम नहीं उठाया। मीर जाफर ने जब कोई कदम नहीं उठाया तब नवाब को ये आभास हो गया कि मीर जाफर विश्वासघाती है। नवाब को मीर जाफर के विश्वासघात का आभास हो गया। मीर जाफर निष्क्रिय खड़ा रहा और जब नवाब को उसके विश्वासघात का आभास हुआ और षड्यंत्र का पता चला तो वह मैदान छोड़कर भाग गया। नवाब के इस प्रकार मैदान छोड़कर भाग जाने से उसकी सेना में भगदड़ मच गई। लेकिन अंत में नवाब को बंदी बना लिया गया और मीर जाफर के पुत्र ने उसकी हत्या कर दी। अंग्रेजों ने पुरस्कार के रूप में मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया और मीर जाफर ने अंग्रेजों को बहुत सा धन और जागीर दी। मीर जाफर महत्वाकांक्षी था। वह स्वतंत्र रूप में शासन करना चाहता था, लेकिन जल्दी ही उसको आभास हो गया कि ऐसा नहीं है। अंग्रेज उसे सिर्फ एक नामधारी शासक के रूप में कठपुतली बनाकर रखना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि मीर जाफर उनकी कमाई का एक साधन बन जाए और वो उससे नियमित कमाई करते रहें। वे उसके राज्य में बहुत तरह से आर्थिक लूटपाट करने लगे। मीर जाफर कुछ भी नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो उनसे समझौते की वजह से बंधा हुआ था। उस राज्य में जितने भी किसान, दस्तकार, बुनकर थे, सब आर्थिक शोषण का शिकार हो रहे थे। लेकिन उस समय तक मीर जाफर बहुत ऊब गया था और वो इनसे छुटकारा पाना चाहता था। अंग्रेजों से छुटकारा पाने का उपाय वो सोचने लगा।
जब अंग्रेजों को इस बात की भनक लगी कि मीर जाफर हमसे छुटकारा पाने का उपाय देख रहे हैं, तो उन्होंने 1760 में उसे गद्दी से उतार दिया और मीर कासिम को पुनः बंगाल का नवाब बना दिया। अंग्रेजी सेना का खर्च चलाने के लिए उनको वर्धमान, जिसे उस समय बर्धमान कहा जाता था, मिदनापुर और चटगांव के जिले अंग्रेजों को देने पड़े। इस प्रकार से हर एक कदम के बाद अंग्रेजी राज्य की सीमाएं बढ़ती जा रही थीं। मीर कासिम एक योग्य शासक था। वह बंगाल की दशा को सुधारना चाहता था और अच्छी तरह से शासन करना चाहता था। वह जानता था कि अच्छी तरह शासन करने के लिए सैन्य ताकत को मजबूत करना बहुत जरूरी है। इसके लिए उसने मुंगेर में तोड़दार बंदूकों और तोपों का कारखाना स्थापित कराया। वो जानता था कि जब तक उसके सैनिक अच्छी तरह प्रशिक्षित नहीं होंगे तो वो किसी का मुकाबला नहीं कर सकता है। सैन्य ताकत को बढ़ाने के लिए ही उसने सैनिक प्रशिक्षण के लिए यूरोपीय अधिकारी नियुक्त किए। साथ ही उसने समरू नाम के एक जर्मन को अपना सेनापति नियुक्त किया। उसने साहस करके अंग्रेजों के व्यापार पर प्रतिबंध लगाया और उनको जो रियायतें, जो छूट व्यापार में मिल रही थी, उन पर भी उसने प्रतिबंध लगाने का साहस किया। उसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर में, जो बिहार में है, वहां स्थानांतरित कर दी। वो अंग्रेजों की नीयत से वाकिफ था। वो जानता था कि कभी न कभी अंग्रेज उस पर भी आक्रमण कर सकते हैं, इसलिए वो सारे कदम बहुत सावधानी से उठा रहा था। लेकिन अंग्रेजों को जब उसके इन सब कामों की भनक मिली तो अंग्रेजों ने मीर कासिम को हटाकर पुनः मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाने का निश्चय किया। जब उन्होंने ये निश्चय किया कि अब पुनः मीर जाफर बंगाल के नवाब बनेंगे, तो इस व्यवहार से मीर कासिम आग बबूला हो गया। वो बहुत अपमानित महसूस कर रहा था। उसने अपनी सेना संगठित करके कई बार अंग्रेजों से लड़ाइयां लड़ी, किंतु यहाँ पर अंग्रेजी सेना का पलड़ा बहुत भारी था और उसकी सेना पराजित हो गई। मीर कासिम को भागकर अवध में शरण लेनी पड़ी। मीर कासिम ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम के साथ मिलकर के अंग्रेजों के विरुद्ध एक गठबंधन कर लिया और अपनी सेना को तैयार करने लगा। मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम की संयुक्त सेना जब तैयार हो गई तो उन्होंने अंग्रेजों की सेना के साथ 1764 ईस्वी में बक्सर के मैदान में भीषण युद्ध किया। परंतु ये तीनों सेनाओं के मिलने के बाद भी अंग्रेजी सेना भारी पड़ रही थी और यहाँ पर भी सफलता अंग्रेजों को ही मिली। मीर कासिम की सेना हार गई। बक्सर के युद्ध का भारतीय इतिहास में बहुत महत्व है। अंग्रेजों की इस विजय से मीर कासिम की शक्ति छिन्न भिन्न हो गई और साथ ही साथ अवध भी अंग्रेजों के राजनीतिक और सैन्य प्रभुत्व में आ गया। इस तरह से एक प्रकार से और अंग्रेजों का राज्य बढ़ता ही जा रहा था। प्लासी की जीत ने अंग्रेजों की आर्थिक स्थिति को मजबूत किया था और वहीं बक्सर की जीत ने अंग्रेजों के पैर भारत में और मजबूती से जमा दिए, क्योंकि उनका राज्य विस्तार बढ़ता जा रहा था। बक्सर के युद्ध के बाद लॉर्ड क्लाइव ब्रिटिश गवर्नर बनकर भारत आया और यहाँ आने पर उसने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ 2 संधि कर ली। इन संधियों को इलाहाबाद की प्रथम संधि और इलाहाबाद की द्वितीय संधि कहते हैं। आइए इन संधियों के विषय में हम जानें। इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 ईस्वी को हुई और ये अंग्रेजी कंपनी और मुगल बादशाह शाह आलम के बीच में हुई। इस संधि के तहत मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने शाही फरमान जारी किया और इस फरमान से कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान कर दी गई। वे अब इन प्रांतों से भू राजस्व वसूली करने के अधिकारी हो गए और अंग्रेजों ने मुगल बादशाह को 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन देना स्वीकार कर लिया। इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 ईस्वी को हुई। बच्चों, आप ये सभी युद्ध और संधियों की तारीखों को बहुत ध्यान से सुनिए और याद रखिए। तो इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 ईस्वी को हुई कंपनी और नवाब शुजाउद्दौला के बीच। इस संधि के तहत कंपनी ने
कड़ा और इलाहाबाद के जिले अवध के नवाब से लेकर मुगल बादशाह को दे दिए और अवध का शेष भाग यानी कि इलाहाबाद और कड़ा के क्षेत्र को छोड़कर अवध का जो शेष भाग बचा वो नवाब शुजाउद्दौला को वापस कर दिया। इसका एक और नुकसान हुआ कि नवाब को कंपनी को 50 लाख रुपए युद्ध हर्जाने के रूप में देने पड़ गए। इस समय बंगाल में क्लाइव ने एक और संधि करी। बंगाल के नवाब से क्लाइव ने एक संधि करी जिसके तहत बंगाल में द्वैध शासन स्थापित हो गया। इस संधि के अनुसार प्रशासन का सारा उत्तरदायित्व नवाब के कंधों पर आ गया और राजस्व वसूली के लिए कंपनी उत्तरदायी हो गई, यानी कि राजस्व वसूली का अधिकार कंपनी ने अपने हाथों में ले लिया। इन सभी तरीकों से भारत पर प्रभुत्व जमाने के लिए अंग्रेजों ने भारतीय सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ढांचे पर हर तरह से अपना वर्चस्व कायम कर लिया। इन तीनों संधियों से उनका राज्य विस्तार बढ़ता गया। भारत में व्यापार करने के लिए अंग्रेजों के लिए कुछ ऐसी चीजें थीं जो बहुत महत्वपूर्ण थीं और इसके लिए वो नवाबों पर और अंग्रेजों पर हर तरह से दबाव बनाते थे। आइए जाने वो क्या थी। पहली थी चुंगी कर और सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने की छूट। अंग्रेज ये चाहते थे कि उनके सामानों पर उन्हें कोई कर न देना पड़े और उन्हें ये स्वतंत्रता हो कि वो अपने सामान को कहीं भी ले जा सकें। इससे ये होता था कि उनके सामान का मूल्य कम होता था और बाकी सामान महंगे होते थे, जिससे उनके सामान की बिक्री ज्यादा होती थी और उनका व्यापार और बढ़ता जाता था। व्यापार में मनमानी करने, भारतीयों को अपना सामान सस्ता बेचने और कंपनी का माल महंगा खरीदने के लिए मजबूर करते थे। अंग्रेज हर तरह से मनमानी कर रहे थे। वो चाहते थे कि भारतीय उनका सामान महंगे दामों में खरीदें और जब वो खुद भारतीयों का कोई सामान खरीदते थे तो जोर जबरदस्ती और सैन्य बल के कारण उसे वो बहुत कम दाम देते थे। अंग्रेज किसी भी प्रतिद्वंदी यूरोपीय कंपनी को भारत में व्यापार नहीं करने देना चाहते थे। वो चाहते थे कि कोई भी दूसरी कंपनी भारत में व्यापार ना कर सके। इसके लिए वो मजबूर कर रहे थे भारतीय राजाओं को। बंदरगाहों के पास किलेबंदी कर रहे थे और पट्टे पर जो जमीन उन्हें मिली थी वहां पर वो जबरदस्ती शासन चला रहे थे। साथ ही अपने साथ लाए हुए सोने चांदी से वे भारतीय सिक्के ढालने की अनुमति भी भारतीय शासकों से जबरन प्राप्त करते थे। ब्रिटिश कंपनी के इन हथकंडों का भारतीय राजाओं पर बहुत असर हुआ। ब्रिटिश कंपनी इन्हीं हथकंडों से चतुराई के साथ अपना राज्य बढ़ाती जा रही थी। एक वक्त ऐसा आया जब अंग्रेज भारत के राजाओं और नवाबों को हटाकर खुद शासन चलाने लगे। वे जब चाहते तब अपनी संधि की शर्तों को बदल देते या तोड़ देते। ब्रिटिश शर्तों के अधीन जो क्षेत्रीय राजा थे उनका कोष खाली होता जा रहा था। राज्य की आमदनी अंग्रेजों के हिस्से में आ जाती थी और राज्य का सारा खर्चा राजाओं को उठाना पड़ता था और अगर राज्य की जनता परेशान होती थी तो उसकी जिम्मेदारी भी राजाओं पर आती थी। अंत में प्रमुख रूप से अवध, बंगाल तथा दिल्ली के शासकों पर अंग्रेजों ने अपना अधिकार कर लिया। इस प्रकार बच्चों हर तरह से भारत में अंग्रेजी राज्य का विस्तार होता जा रहा था। आइए जानें आज हमने क्या क्या जाना। राजाओं और नवाबों को अंग्रेजों से क्या खतरा था ये जाना। ब्रिटिश कंपनी का राज्यों से किस तरह से वो फायदा उठा रही थी इस पर चर्चा की। अलीनगर की संधि के विषय में जाना। मीर जाफर के विश्वासघात को जाना। प्लासी का युद्ध कहां और किसके बीच हुआ ये हमने आज सीखा। मीर कासिम किस प्रकार शासक बना ये भी जाना। बक्सर के युद्ध के विषय में हमने चर्चा करी और इलाहाबाद की प्रथम संधि और द्वितीय संधि की चर्चा करी और अंग्रेजों के व्यापार करने के लिए भारत में क्या महत्वपूर्ण था ये भी चर्चा करी। बच्चों ये अभ्यास कार्य है, इसमें आपको सही कथन पर सही और गलत पर गलत का चिन्ह लगाना है। पहला कथन है अलीवर्दी खां की मृत्यु होने पर सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। जी हाँ ये सही है। प्लासी का युद्ध सिराजुद्दौला ने जीत लिया, ये कथन गलत है। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर में स्थानांतरित कर दी थी। जी हाँ ये कथन सही है। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की हार हुई, नहीं ये कथन गलत है। बक्सर के युद्ध में अंग्रेज जीत गए थे। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व लॉर्ड क्लाइव ने किया। जी हाँ बच्चों ये कथन सही है, तो यहाँ आप सही का चिन्ह लगाएंगे। मिलान करना है। हमने आपसे कहा था बच्चों कि सभी युद्धों की तारीख और संधियों की तारीख को आप याद रखिएगा। तो देखिए बच्चों यहाँ अलीनगर की संधि, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, इलाहाबाद की प्रथम संधि और द्वितीय संधि और दूसरी तरफ आपके उनकी तारीखें लिखी हैं। इन्हें आप अपनी किताब से पढ़कर अच्छी तरह मिलाइएगा। साथ ही एक परियोजना कार्य करिएगा।
अपने घर और गांव के बड़ों से ये पता कीजिएगा कि आपके जनपद एवं गांव की स्थापना कब और कैसे हुई। ये पूरा पाठ आप अपनी किताब से भी पूरी तरह दोहरा के इसके सभी अभ्यास कार्य करिएगा और उसमें दिए पाठ पृष्ठ 26 पर दिए गए लघु प्रश्न और दीर्घ प्रश्नों को अपनी अभ्यास पुस्तिका कॉपी पर कर लीजिएगा। तो बच्चों, अगले कक्षा में हम पुनः आपसे मिलेंगे एक नए पाठ के साथ। तब तक आप सभी पढ़ते रहिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद। आइए मिशन प्रेरणा से जुड़कर आप भी बनिए अपने घर के टीचर। अगर आप यूपी सरकार और मिशन प्रेरणा के अंतर्गत स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़कर अपने बच्चों को पढ़ाने में मदद करना चाहते हैं तो 9513113166 पर